गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के अनुसार राजा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कौटिल्य स्वामी कहता है, या जो कौटिल्य का शासक है वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजा को सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने सबसे उच्च स्थान दिया है, यानी वो राजा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजा कौटिल्य के हिसाब से धर्म का प्रवर्तक है, राजा शासन की धुरी है, राजा अंतिम न्यायालय है। और यह मानते हैं कौटिल्य कि अगर राजा नहीं होता तो राज्य में अराजक स्थिति आ जाती है, जिसे मनु ने मत्स्य न्याय कहा था, वह स्थिति आ जाती है। राजा का सही होना बहुत आवश्यक है। कौटिल्य का कहना है मंत्री, पुरोहित आदि की राज्य के विविध अध्यक्षों की और उसके अमात्यों की नियुक्ति राजा करता है। राजपुरुषों, कोष और जनता पर कोई भी अगर विपत्ति आती है तो राजा ही उसका प्रतिकार करता है। इन सब की उन्नति राजा के हाथ में होती है। यदि अमात्य ठीक नहीं होता तो राजा उन्हें हटाकर नए अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है। राजा पूज्य लोगों की पूजा करके, दूसरों का दमन करके सबका भला करता है। जैसा राजा होता है वैसे प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। यानी राजा सर्वश्रेष्ठ है। राजा बाकी की जो प्रकृतियां हैं उनको श्रेष्ठ बनाता है। बाकी की प्रकृतियों में जो भी कमी है उन कमियों को राजा के द्वारा दूर किया जा सकता है। कौटिल्य के द्वारा इस बात को माना गया है कि राजा राजऋषि है और उसमें 16 गुणों की बात कौटिल्य करते हैं। राजा सर्वगुण संपन्न है, कुलीन है, भाग्यवादी है, मेधावी है, धैर्यशाली है, दूरदर्शी है, सत्यवादी है, उत्साही है, दानी है, हंसमुख है, दूसरों का आदर करने वाला है, धार्मिक है, प्रिय बोलने वाला है, साहसी है और बुद्धिमान है। कौटिल्य के द्वारा राजा की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वो कहते हैं राजा को उचित रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए। वो यह मानकर चलते हैं कि बचपन से ही जो राजा बनने वाला हो, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो जिसे युवराज बनाना है उसे इस तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि जब वो राजगद्दी पर बैठे तो वह एक योग्य शासक बने। और इसीलिए वह राजा को शिक्षित करने की बात कहते हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल में युवराज शिक्षित नहीं किए जाते वह कुल भी नष्ट हो जाता है। राजा को आत्मसंयमी होना चाहिए। राजा को धर्म, अर्थ, काम सबकी उसे धार्मिक भी होना चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए भी काम करना चाहिए, उसे अर्थ प्राप्ति के लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन उसे इन सब क्षेत्र में एक तरह से संयमी होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को भी निर्धारित किया है और इस रूप में वो कहते हैं कि पहले उस जमाने में घड़ियां तो होती नहीं थी, तो जो सूर्य की दिशा है, जो तारों की दिशा है, उसके आधार पर रात और दिन के प्रहर निर्धारित किए जाते थे। तो उस प्रहर के आधार पर ही कौटिल्य कब किस प्रहर में राजा को क्या कार्य करना चाहिए यह निर्धारित कौटिल्य के द्वारा किया गया है। दिन के 8 भागों के संबंध में वो मानता है कि रक्षा, विधान, आय, व्यय इसको देखना चाहिए। फिर उसे तीसरे प्रहर में इस भोजन करना चाहिए, अपना स्वाध्याय करना चाहिए। फिर अगले प्रहर में गत दिवस का जो शेष बचा धन है उसको संभालना चाहिए। फिर 5वें में मंत्री परिषद के साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए। फिर 6ठे में इच्छानुसार उसे मंत्रणा करनी चाहिए और 8वें में फिर वो विशेष अपने 7वें में अपने विशेष मंत्रियों से बात करे, 8वें में वह विचार मंथन करे।
रात के 8 भाग में वो क्या कार्य करेगा यह भी बताया गया है। पहले भाग में वह गुप्तचरों से मिले, फिर भोजन और स्वाध्याय करे, गाने सुनते हुए वो शयन करे, फिर गाजे बाजे के साथ वो उठे, फिर वह जो गूढ़ विचार विमर्श हैं उसे वो करे, अपने चिकित्सक, अपने रस्तोइये, अपने जोशी से मिले। तो इस तरह से ये राजा की सामान्य दिनचर्या कौटिल्य ने निर्धारित की है। लेकिन कौटिल्य का यह मानना है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति है, मान लीजिए राज्य पर कोई संकट आ गया है, कोई विशेष परिस्थिति है, तो फिर उस विशेष परिस्थिति में इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी राजा अगर सामान्य स्थिति में वो इसी हिसाब से कार्य करेगा, लेकिन अगर राज्य में कोई संकट की स्थिति आ गई है, कोई भी विशेष परिस्थिति है, तो फिर राजा इसमें परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है राजा के अधिकार और कर्तव्य। मनु के समान कौटिल्य भी राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य मानते हैं और राजा के कुछ अधिकार और कर्तव्य उन्होंने बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है राजा संप्रभुता का प्रतीक। राजा संप्रभुता का प्रतीक है, यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति उसी के हाथ में है और इसीलिए वो सामाजिक और नैतिक सत्ता का प्रतिपादन करता है। उसकी शक्तियों पर किसी तरह की कोई वैधानिक सीमाएं नहीं हैं। सेकंड है कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों में वो कहते हैं कि अमात्य और उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है। राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करता है। राजा राज्य में सुरक्षा और शांति की व्यवस्था कायम करता है। राजा राज्य में न्याय को स्थापित करता है। वित्त और आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। सेना पर नियंत्रण रखता है। अपने राज्य की विदेश नीति का संचालन करता है। राष्ट्र की सभी आपत्तियों से रक्षा करता है। यानी कि उसकी कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह अमात्य और उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, गुप्तचरों की नियुक्ति करता है, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखता है, न्याय देने का काम करता है, वित्त और आय व्यय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। राजा की का काम कानूनों का निर्माण करना भी है, यानी कानून के प्रबंधन के रूप में कानून निर्माण करने का कार्य राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वो यह मानकर चलते हैं कि राजा को प्रचलित विधियों के अनुसार ही कानून का निर्माण करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से जैसे चाहे वैसे ही राजा कानूनों का निर्माण करे। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। राजा दंडाधिकारी और दंड का प्रतीक है, न्याय का प्रमुख स्रोत है और अंतिम न्यायालय है। वही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य का मानना है कि न्याय का सही प्रयोग ही राजा को कुशल बनाता है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी कार्य। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा को समझना चाहिए कि अपने प्रिय लगने वाले कार्यों को राजा करे, साथ ही साथ वह ऐसे कार्य करे जिससे कि उसके कार्य प्रजा को भी प्रिय लगे। लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत वो कहते हैं जीविकोपार्जन के साधनों का नियमन करना, अस्पतालों का निर्माण करना, विधवा, अनाथ, रोगियों और दुखियों की सहायता करना, कृषि, पशुपालन, उद्योग, वाणिज्य आदि का विकास करना, ज्ञान की खोज में लगे हुए आश्रम वासियों की रक्षा करना, ये सभी कार्य राजा के हैं। कौटिल्य इस बात पर बल देता है कि राजा को ये सब कार्य प्रमुख रूप से करने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्धारण के अंतर्गत वो कहते हैं कि परराष्ट्र संबंधों को संचालित करना भी राजा का कार्य है। यानी राजा संधि करे, समझौते करे, अपने राज्य का विस्तार करे, राजदूतों को या दूतों को विदेशों में भेजे, दूतों का अपने राज्य में स्वागत करे, ये कार्य भी राजा के प्रमुख कार्य हैं। इस तरह से ये कुछ कार्य राजा को कौटिल्य राजा के लिए निर्धारित करते हैं और कौटिल्य का मानना है कि इन अपार शक्तियों का मालिक राजा है। राजा सब कानून भी बनाता है, कानूनों को लागू भी करता है, न्याय भी करता है, लेकिन कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। वो गुणी है, इंद्रिय जयी है, अपने इंद्रियों पर विजय करता है, शिक्षा प्राप्त करके वो विनीत हो गया है, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि
उसे एक निरंकुश राजा के रूप में परिवर्तित करें। राजा पर कुछ अंकुश कौटिल्य लगाते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है ब्राह्मणों की शक्ति। ब्राह्मण पूजनीय है और ब्राह्मणों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राजा को ब्राह्मण का उसी प्रकार अनुगामी बनना चाहिए जिस प्रकार शिष्य अपने आचार्य का अनुगामी होता है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की शक्ति। दूसरा नियंत्रण लगता है मंत्रियों का। समय समय पर उनकी बैठकें होती हैं और अगर राजा तानाशाह होने की कोशिश करता है, गलत निर्णय लेता है, तो मंत्री राजा को गलत निर्णय लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक अनुशस्तियाँ और रूढ़ियाँ। जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो धार्मिक अनुशस्तियाँ हैं, वो भी राजा को तानाशाह होने से रोकती हैं। जन असंतोष का भय। जब प्रजा असंतुष्ट हो जाती है तो वह स्वेच्छा से शत्रु के साथ मिल जाती है और अपने स्वामी को नष्ट कर देती है, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और वो कहते हैं कि जन्म किसी को राजा नहीं बनाते, कर्म से कोई राजा बनता है। और जनता की अगर हितों की बात राजा नहीं करता है, जनता के भलाई की बात राजा नहीं करता है, तो फिर वह राजा नहीं बने रह पाता है या प्रजा उसे अपदस्थ कर देती है। नेक्स्ट है वेतन भोगी राजा। जो राजा है वो वेतन भोगी होता है, उसे अपने कार्य का वेतन मिलता है, तो इसीलिए वो उसका जो कार्य है उसका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है और इसीलिए वो तानाशाह नहीं बन पाता। नेक्स्ट है राज्याभिषेक शपथ। जब वो राजा बनता है तो वह राज्याभिषेक शपथ लेता है कि वो अपने प्रजा के हित के लिए कार्य करेगा, अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा और इसलिए वो तानाशाह नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है राजा का प्रशिक्षण। उसे इतना कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके माध्यम से वह कोई भी गलत काम नहीं कर पाता। वह इंद्रिय जयी आत्मसंयमी हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से वह श्रेष्ठ बनता है। राजकुमारों को शिक्षा देते हुए वो कहते हैं कि जो राजकुमार हैं उनको इंद्रियों को अपने वश में करने की क्षमता होनी चाहिए, धन की ओर वो ना देखें, किसी तरह का लालच वो ना करें, इस तरह की नीति उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा न्याय का वितरण। न्यायालय के द्वारा न्याय का वितरण किया जाता है। न्याय सभा प्रमुख रूप से न्याय देने का काम करती है और ऐसी स्थिति में जो न्याय सभा है वो भी कहीं ना कहीं राजा को नियंत्रित कर सकती है। इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का राजा शक्ति संपन्न है। कौटिल्य का राजा एक तरह से निरंकुश नहीं है, वो एक नियंत्रित शासक को मान्यता देते हैं। शक्ति की दृष्टि से बहुत शक्ति संपन्न है कौटिल्य का राजा। कानून बनाता है, लागू करता है, न्याय देने का भी काम करता है, समस्त कार्यों का संचालन उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक निरंकुश सत्ता का पक्षधर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वही कानून है, जो चाहे वही न्याय है, वो जो चाहे वही होगा, ऐसा नहीं है। वो एक नियंत्रित राजा है और वह धर्म से, वो ब्राह्मणों से, वो मंत्रियों से नियंत्रित रहकर प्रमुख रूप से कार्य करता है। यानी कौटिल्य एक लोक कल्याणकारी राज्य को मान्यता देते हैं, एक लोक कल्याणकारी संप्रभु को मान्यता देते हैं। कौटिल्य का राजा जनता के द्वारा चुना हुआ राजा नहीं है, वो राजा एक वंशानुगत राजा है, लेकिन वंशानुगत राजा होने के बावजूद भी वह एक नियंत्रित राजा है। और अगर वो राजा अपने धर्म के प्रतिकूल जाता है, अगर वो राजा गलत तरीके से कोई भी कार्य करता है, तो उस राजा को अपदस्थ किया जा सकता है।